हाय बच्चों, कैसे हो? देखिए, अभी जो पिछली क्लास थी ज्योग्राफी की, तो बिजली जाने के कारण से और कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण से वो बीच में ही एब्रप्टली बंद हो गई आपकी। ठीक है। तो इस कारण से थोड़ी सी व्यवधान ज़रूर हुई है, बट हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं। और मैं सुबह जो करवा रहा था, मैंने अनुच्छेद 34, 35, 36 ये डिस्कस कर लिया था। ठीक है। और इसको आगे क्या करते हैं, जारी रखते हैं। क्लियर? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूं अनुच्छेद 34 को। तो अनुच्छेद 34 की यदि बात की जाए तो उसमें एक चीज आप ये समझिए कि मार्शल लॉ जब लगाया जाता है, ठीक है, मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन जब लगाई जाती है, तो फंडामेंटल राइट क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा दी जाती है, मतलब उसको सीमित कर दिया जाता है। क्लियर? अब देखिए, मार्शल लॉ होता क्या है। मार्शल लॉ की यदि बात की जाए तो जो ऑर्डिनरी लॉ यानी कि साधारण जो कानून है, वो कुछ समय के लिए क्या होगा, सस्पेंड हो जाएगा, यानी कि निलंबन की अवस्था में आ जाता है। और जो गवर्नमेंट किसके द्वारा चलाई जाती है, तो मिलिट्री ट्रिब्यूनल यानी कि सैन्य अभिकरण के द्वारा। और मार्शल लॉ की यदि बात की जाए तो ये नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि उस समय यदि किसी व्यक्ति का मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता है तो फिर ऐसी स्थिति में वो न्यायालय नहीं जा सकता है। दूसरी बात। तीसरी बात, ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है जब क्या हो, युद्ध की स्थिति हो, नहीं आक्रमण हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो, हिंसा हो, ठीक है, दंगा जैसी चीजें हो, तब ये किया जाता है। लेकिन अब आप समझ लीजिए, एक सामान्य स्थिति और दूसरी तरफ, एक सामान्य स्थिति और दूसरी तरफ क्या है कि बिल्कुल असामान्य स्थिति, यानी कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि युद्ध, बाह्य आक्रमण। ठीक है, इनके बीच की स्थिति है, यानी कि हर समय ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप युद्ध घोषित कर दो अनुच्छेद 352 के तहत। ध्यान देना, अनुच्छेद 352 के तहत। क्लियर? तो इस चीज को क्या है, समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। अब मैं ये बता रहा हूं कि जो राइट्स होते हैं मिलिट्री अथॉरिटीज के, क्लियर, मिलिट्री अथॉरिटीज के यानी कि जो सैन्य प्राधिकार होते हैं, उनके जो राइट्स होते हैं, क्लियर, वो ज्यादा बेहतर हो, मतलब ज्यादा हावी हो जाते हैं। यानी कि जो सिविल राइट्स हैं, सिविलियंस के राइट्स हैं, उसके ऊपर जो सेना है वो क्या होती है, उस राइट्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही होती है। अब एक चीज ये ध्यान दीजिए कि प्रश्न ये उठता है कि भाई आखिर मार्शल लॉ यानी कि जो सैन्य शासन होता है और इमरजेंसी में फर्क क्या है? ठीक है, तो पहला फर्क ये है कि जब मार्शल लॉ लगाई जाती है, सैन्य शासन की यदि बात की जाती है, तो ये सिर्फ फंडामेंटल राइट को यानी मूलभूत अधिकार को प्रभावित करता है। लेकिन यदि नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगा दिया गया, तो ये फंडामेंटल राइट को भी इफेक्ट करते हैं। ध्यान देना। उसके बाद केंद्र और राज्य के संबंधों को भी प्रभावित करता है। केंद्र और राज्य के बीच में जो रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसको भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। इसके अलावा ये गवर्नमेंट, जब आप बात करें मार्शल लॉ की, तो गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाती है, कोर्ट भी सस्पेंड हो जाती है, मतलब वो भी निलंबन की अवस्था में। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है तो गवर्नमेंट और कोर्ट क्या होगी, जारी रहेगी। क्लियर? इसके अलावा जब मार्शल लॉ की यदि बात की जाए तो वो किसी भी कारण से क्या किया जा सकता है, लगाया जा सकता है, कानून व्यवस्था के आधार पर भी लगाया जा सकता है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी सिर्फ 3 अवस्था में लगाई जाती है, जब युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, और क्या हो, सशस्त्र विद्रोह हो। क्लियर? मार्शल लॉ की यदि बात की जाए तो किसी एक क्षेत्र में लगाया जाएगा, और जब नेशनल इमरजेंसी की बात की जाए तो वो किसी एक क्षेत्र में या पूरे देश में लगाया जा सकता है। और मार्शल लॉ के बारे में कहीं कोई संवैधानिक क्या है, प्रावधान नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी के केस में क्या बन है, प्रावधान दी गई है। क्लियर? तो लिखिए आर्टिकल 34, लिखिए अनुच्छेद लिखिए अनुच्छेद 34,
लिख लिया? सबसे पहले लिखिए सैन्य शासन। सैन्य शासन, जब सैन्य शासन होती है तो लिखिए साधारण कानून। साधारण कानून निलंबन में रहता। पहली बात, निलंबन में रहता है। और ये क्या है? दूसरी बात, यह वाद योग्य नहीं है। यह वाद योग्य नहीं है। तीसरा, यह युद्ध बाह्य आक्रमण, दंगा या विधि व्यवस्था के बिगड़ने, इन सब स्थितियों में लगाया जाता है। बिगड़ने की स्थितियों में लगाया जाता है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट, ध्यान दीजिए कि मार्शल लॉ जो है वो इमरजेंसी से क्या है? अलग है। इसमें अभी चर्चा कर लेंगे उसके ऊपर, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, जो मिलिट्री अथॉरिटीज है यानी कि सैन्य जो प्राधिकार है, ठीक है, वो सिविलियन राइट्स के ऊपर क्या लगा सकता है? रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। वो सिविलियंस को पनिश भी कर सकता है और साथ में सिविलियंस को सजा भी सुना सकता है। ठीक है, मतलब डेथ तक की सजा सुना सकता है। तो इसी के आगे लिखिए सैन्य शासन की स्थिति में सेना, क्लियर, सैन्य शासन की स्थिति में सेना, लिखिए सिविल अधिकार या कानून के ऊपर हावी हो जाती है। क्या हो जाती है? हावी हो जाती है। क्लियर? इसके अलावा जो आम नागरिक को दंडित किया जा सकता, दंडित किया जा सकता है। किसके द्वारा? सेना के द्वारा। क्लियर? लेकिन अब आप एक चीज समझिए, दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस है। किसके किसके बीच में? एक सैन्य शासन, सैन्य शासन, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय आपातकाल। नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए अनुच्छेद क्या है? 352। क्लियर? और इसके लिए क्या बच्चों? अनुच्छेद 34। क्लियर? अनुच्छेद 34। क्लियर? अब इन दोनों के बीच में क्या देखते हैं? फर्क देखते हैं। ठीक है, ये इसमें लिखिए सिर्फ, इसमें सिर्फ मूलभूत अधिकार प्रभावित होते हैं। इसमें सिर्फ मूलभूत अधिकार प्रभावित होते हैं। और यह, ठीक है, यह मूलभूत अधिकार नहीं, उसके बाद केंद्र
राज्य संबंध, ठीक है, मूलभूत अधिकार केंद्र राज्य संबंध, और साथ में जो विधायी शक्तियों के बंटवारे को प्रभावित करता है, ठीक है। अब ये जो है सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था के बिगड़ने की स्थिति में, सिर्फ कानून व्यवस्था के बिगड़ने की स्थिति में ये होता है। और वो किस चीज के, तो इसमें 3 शब्द हैं, एक युद्ध नहीं, दूसरा बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। ये 3 स्थिति में इसको लगाया जाता है। लिखिए, और लिख लिया बच्चों, बताएं। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा, ठीक है, ये आप जो ये सैन्य शासन मार्शल लॉ, और ये राष्ट्रीय आपातकाल। अब इसमें ये समझिए कि पहला क्या है कि इसके बाद इसमें देखें, चौथा जो हम देख रहे थे बिंदु, वो क्या, किसी विशेष क्षेत्र में लगाया जाता है, ये किसी विशेष क्षेत्र में लगाया जाता है। और इसकी यदि बात की जाए तो किसी विशेष क्षेत्र या समूचे देश में ऐसा हो सकता है। और इसके बारे में, ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिए कि मार्शल लॉ लगाने का अधिकार है, लेकिन इससे संबंधित कानून बनाया जाता है संसद के द्वारा। तो एक समझ में आप ये चीज लिख सकते हैं, कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। क्लियर? इसमें देखिए, संवैधानिक प्रावधान है। क्लियर? तो ये क्या था, अनुच्छेद 34। क्लियर? और लास्ट जो है हमारा अनुच्छेद 35। अच्छा, अनुच्छेद 35 को मैंने सुबह डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, कि कानून के द्वारा क्या किया जा सकता है कि जो मूलभूत अधिकार है उसको प्रभावित किया जा सकता है। और मूलभूत अधिकार को प्रभावित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद का होता है। मार्शल लॉ केंद्र लगाएगा, ठीक है, केंद्र सरकार लगाएगी, ठीक है। इसके अलावा अब जैसे कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ठीक है, कि अनुच्छेद 16 के तहत हमने देखा था कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात थी, या फिर उसमें चर्चा किस चीज की थी, लोक नियोजन कहते हैं, या सरकारी नौकरियों के बारे में। तो कुछ कंडीशंस के साथ क्या किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शन की जा सकती है। पहली बात, अनुच्छेद 32 की यदि बात की जाए तो ये सर्वोच्च न्यायालय को क्या करता है, सशक्त करता है कि वो रिट जारी करे या कोई निर्देश जारी करे। क्लियर?
अनुच्छेद 33 के अंदर अब हमने देखा था, ठीक है, कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। क्लियर? मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कर ली जाए या सेना की बात कर ली जाए, उनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि भाई जो मूलभूत उनका जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, उसको क्या किया जाए, बना के रखा जा सके। तो इसके अलावा अनुच्छेद 34 में आपने देख ही लिया कि जब मार्शल लॉ लगा दी जाती है तब भी फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। अनुच्छेद 17 के तहत हमने देखा कि कानून बनाने का अधिकार संविधान को दिया, संविधान में किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। तो मोटे तौर से ये समझिए कि अनुच्छेद 35 क्या बात करता है कि संसद किसी भी मूल अधिकार को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। ये पॉइंट क्लियर है? ओके, तो लिखिए अनुच्छेद 35, लिखिए अनुच्छेद 35। क्लियर? हेडिंग दीजिए कानून जो मूलभूत अधिकारों को प्रभावित करता है, मूलभूत अधिकारों को प्रभावित करता है। ठीक है? इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। दूसरा लिखे, नेक्स्ट लिखे, उदाहरण के तौर पर पहला, अनुच्छेद 16 के तहत किसी विशेष नौकरी के लिए, किसी विशेष नौकरी के लिए निवास स्थान को योग्यता के रूप में तय किया जा सकता। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, संसद सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने या उससे संबंधित निर्देश जारी करने का अधिकार दे सकती है। तीसरा लिखें, तीसरा लिखिए, अनुच्छेद 33 के तहत सैन्य एवं अर्धसैनिक बलों, सैन्य एवं अर्धसैनिक बलों के मूलभूत अधिकार को सीमित किया जा सकता, मूलभूत अधिकार को सीमित किया जा सकता है। लिख लिया? अनुच्छेद, नेक्स्ट लिखिए, अनुच्छेद 34 के तहत सैन्य शासन की अवस्था में किसी भी सरकारी सेवक या अन्य व्यक्तियों से जबरन सेवा, गौर कर लेना, जबरन सेवा
ले सकता है। नेक्स्ट लिखिए, संसद मूलभूत अधिकार के, मैं बता रहा हूं जितन राम समझिए, कि मूलभूत अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में सजा का प्रावधान कर सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के लिए तथा अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी एवं बलात् श्रम से संबंधित संसद के द्वारा कानून बनाए गए हैं। चलिए, अब जितेंद्र राम जी के सर किसी क्षेत्र में कर्फ्यू और धारा 44 के बारे में भी बताया जाए। देखिए, दो तीन चीजें होती है कि यदि दंगे वंगे भड़क गए, ठीक है, देखो एक चीज होता है कि अनलॉफुल असेंबली, नहीं कहीं पे चक्का जाम कर दिया, समझना, कहीं पे धरना प्रदर्शन कर दिया, क्लियर। तो जो मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि निरायुध एक जगह इकट्ठा होने का अधिकार है, निरायुध, क्लियर, अहिंसक रूप से निरायुध, मतलब नॉन वायलेंट वे में बिना किसी वेपन के आप एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं। चलिए, मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप एक चीज समझो, जब कोई सशस्त्र इस ढंग से मीटिंग करे तब तो उसको रोका जा सकता है। अब मान लो कि आपके और हमारे इकट्ठा होने से यदि ऐसा लगता है कि यहाँ पर दंगा भड़क सकता है, ठीक है, ध्यान देना, तो या पहले सबसे पहले क्या किया जाएगा, उस असेंबली को, उस जमावड़े को अनलॉफुल या गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। और इसके लिए आईपीसी की धारा 144 से 44 नहीं, आर्टिकल 1 सॉरी आईपीसी का सेक्शन 144 है, जिसमें कि 4 से व्यक्ति को एक उस जगह पे जमा होने को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाता है, पहली बात। अब यदि लगे कि दंगा होने की स्थिति है इसके बावजूद भी, तो सबसे पहले सेना क्या करती है, फ्लैग मार्च करती है, जिससे कि दंगाइयों के अंदर दहशत हो और जो शांतिपूर्वक रूप से रहना चाहते हैं उनको आश्वस्त किया जा सके कि सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, स्थिति क्या है, तनावपूर्ण जरूर है लेकिन नियंत्रण में। इसके बावजूद इसके आगे स्थिति यदि विकराल होती है तो क्या लगाया जाता है, कर्फ्यू लगाया जाता है। और कर्फ्यू के समय में ऐसा होता है कि देखते ही गोली मारने के आदेश भी दे दिए जाते हैं कि आप घर से बाहर निकलोगे या खिड़की से बाहर निकलोगे तो देखते ही गोली मार दी जाएगी, क्लियर। और स्थिति यदि विकराल होती है, मान लो कि सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया जाता है, लेकिन मान लो कि ऐसी स्थिति भी नहीं आई है कि क्या लगाया जाए, अनुच्छेद 352 के तहत क्या लगाया जाए, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए। तो अब ऐसी स्थिति जब दंगा ज्यादा हो रहा हो लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल भी नहीं लगाई जा सकती है, तो किसी एक क्षेत्र में क्या लगा दिया जाता है, सैन्य शासन लगा दिया जाता है। और जैसे ही सैन्य शासन लगाया जाता है, वहां की जो सिविलियन अथॉरिटी है, मतलब वहां का जो आईपीएस होगा, आईएएस होगा, सब मिलिट्री अधिकारी के अधीन हो जाएंगे उस क्षेत्र में। और जो कुछ भी मिलिट्री अधिकारी कहेगा उस स्थिति को संभालने के लिए वो सारे के सारे जो सिविलियन अथॉरिटी हैं वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि लोकल एरिया के बारे में और लोकल परेशानियों के बारे में उन सिविल अथॉरिटीज को पता है, तो उनकी सहायता से सेना क्या करती है, पूरे चीज को कंट्रोल करती है, क्लियर है। और फिर मार्शल लॉ के हिसाब से जो भी कानून कहते हैं उसके हिसाब से व्यवस्था को संभाला जाता है,
क्लियर। तो एक तरीके का देखो, जैसे जैसे आप हिंसा बढ़ती जाएगी उस हिसाब से एक अलग अलग व्यवस्था की गई है संभालने के लिए स्थिति को। जितेंद्र राम जी क्लियर है, बता देना। चलिए, तो अब हम देखें कि इस फंडामेंटल राइट का क्रिटिसिज्म क्या है, इसकी आलोचना क्या है। भाई आप देखो कि हर एक फंडामेंटल राइट की बात की जाए, सिर्फ अनुच्छेद 17 को छोड़ के सभी फंडामेंटल राइट के केस में कुछ अपवाद है या कुछ फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। तो कहा जाता है कि ये एक्सेसिव क्या है, अत्यधिक क्या करता है, सीमित करता है किस चीज को, राज्य के अधिकारों को सीमित कर देता है। तो ये अपने आप में क्या है, सही नहीं है। क्लियर, ये क्रिटिसिज्म है। दूसरी क्रिटिसिज्म क्या कही जाती है इसके बारे में कि कोई जो सामाजिक और जो आर्थिक प्रोग्रेस है ना, इसके कारण से रुक जाएगा। जैसे कि हमने देखा कि भूमि सुधार के मामले में कल ही हमने चर्चा की थी, आप भूमि सुधार करना चाहते हो लेकिन बीच में आड़े कौन आ जाता है भाई, तो फंडामेंटल राइट या मूलभूत अधिकार आ जाती है। तो ये क्रिटिसिज्म की जाती है। और बहुत दफे आप देखोगे क्लैरिटी नहीं है, क्लियर, मूलभूत अधिकारों के अंदर, और इसका परमानेंसी भी नहीं है, परमानेंट नहीं है। क्यों? इन मूल अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कानून बना के। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं मैं कि जो अनुच्छेद 15 1 2 और 3 तो था, लेकिन अनुच्छेद 4 जो है जिसमें कि शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको क्या दिया जाएगा, एजुकेशन में आरक्षण दी जाएगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, कहां पर, शैक्षणिक संस्थाओं में क्या दी जाएगी, आरक्षण दी जाएगी। दूसरी तरफ देखें कि जब आप, अच्छा ये शुरुआत में था नहीं, हमने बाद में जोड़ा संविधान संशोधन के तहत, फिर 5 को भी जोड़ा और फिर अंत में जो हमारा 15(6) था, क्लियर, वो 103 में संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ध्यान देना। और इसके तहत हमने क्या किया कि भाई जो EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उन वीकर सेक्शन को हमने क्या दे दिया, 10% आरक्षण दिया। तो हमने किसी के अधिकार को रिस्ट्रिक्ट भी तो किया है साथ में, ठीक है। तो उसके बाद जो मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे या हाई कोर्ट जाओगे, तब तत्काल या फौरी राहत मिल सकती है। अब एक चीज समझो कि कोई गोरखपुर में रहने वाला व्यक्ति नहीं या मेरठ में रहने वाला व्यक्ति, उसको या तो लखनऊ जाना पड़ेगा या फिर इलाहाबाद जाना पड़ेगा, ध्यान देना। या कोई चेन्नई में रहने वाला व्यक्ति या नॉर्थ ईस्ट में रहने वाला व्यक्ति, वो कहां पर आएगा भाई, तो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में आएगा और तब जाके क्या कर सकता है, अपने मूलभूत अधिकारों को फिर से लागू करवा सकता है, रिमेडी या उपचार पा सकता है। तो ये जो उपचार है तो जरूर दिया, तो जरूर गया, लेकिन खर्चीला है, ठीक है। अच्छा, प्रिवेंटिव डिटेंशन का हमने देखा था, निवारक निरोध का, इसके संबंध में आपको ये बताया गया था कि भाई 3 महीने तक तो गिरफ्तारी हो सकती है ना, उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। हाई कोर्ट की जो एडवाइजरी कमेटी वो एडवाइस दे तो उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध के केस में हमने ये देखा था कि तत्काल कारण बताने की जरूरत भी नहीं है। सॉरी, तो मैं क्या बता रहा था, ध्यान देना, व्हाट आई वाज टॉकिंग, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था कि निवारक निरोध के केस में यदि सरकार कह दे कि ये राष्ट्रीय हित में है, ठीक है, और लोगों के हित में है कि कारण न बताए गिरफ्तारी का, तो नहीं बताएगी। तो अब एक चीज आप देखो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध के केस में राज्य को या सरकार को तो भाई मतलब मनमर्जी की शक्ति मिल गई, क्लियर। इसके अलावा अब यदि देखें, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब फंडामेंटल राइट को क्या करती है,
कहीं ना कहीं इंटरप्रेट करती है, उसकी व्याख्या देती है, तो अलग अलग समय में अलग अलग व्याख्या दी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के रवैये में या हाई कोर्ट के रवैये में खुद निरंतरता नहीं देखी जाती है। क्लियर, वो निरंतरता नहीं है। इसके अलावा एक चीज आप और भी ध्यान दें कि कुछ जो अधिकार हैं वो भाग 3 के बाहर भी हैं। ठीक है, भाग 3 में जो है वो तो चलो मूलभूत अधिकार है। क्लियर, गुड इवनिंग। ओके, मूलभूत अधिकार है, ध्यान देना। जैसे अनुच्छेद 265 की बात की जाए, क्लियर, कि भाई कोई भी जैसे ये अधिकार है 265 के तहत कि कोई भी कर बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ यानी कि कानून के प्राधिकार के बिना कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता, यानी कि टैक्स लगाना है तो कानून बनाना पड़ेगा। और अनुच्छेद 112 के तहत जो बजट पास होता है, ध्यान देना, और बजट के अंदर एक वित्त विधेयक होता है और एक क्या होता है आपका एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक होता है। हम चर्चा करेंगे जब पार्लियामेंट आपसे मैं डिस्कस करूंगा, तो वो पारित होता है तो वो एक कानून का शक्ल लेता है, तभी जाके आप टैक्स लगा सकते हो, वरना सरकार टैक्स नहीं लगा सकती जब तक कि संसद ना पारित कर दे। पहली बात तो ये अधिकार मिला हुआ है, लेकिन ये क्या हमारे मूलभूत अधिकार या भाग 3 के अंदर दिया गया है? नहीं जी। अब इसके बाद हमने चर्चा की थी 300A की, जो कि किस पार्ट में है? भाग 12 में दी गई है। क्लियर, और किसी की जो प्रॉपर्टी है, ध्यान देना, बिना कानून के प्राधिकार के क्या नहीं की जा सकती है, छीनी नहीं जा सकती या उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट 301 की यदि बात की जाए तो किसी भी व्यक्ति को व्यापार का, ठीक है, या पूरे देश में व्यापार के लिए क्या है, उन्मुक्तियां मिली हुई है, कानून के हिसाब से अधिकार मिला हुआ है। लास्ट यदि हम आर्टिकल 326 की यदि बात की जाए तो उसमें यह अधिकार दिया गया है कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में क्या होगा, ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होगा। तो ये सारे अधिकार तो हैं, लेकिन क्या हमारे भाग 3 में है? नहीं है। तो कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो कि मौलिक अधिकार नहीं है, वो क्या है, विधिक अधिकार है। बहुत दफे विधि के हिसाब से कानून बना के संसद के द्वारा दी जाती है। क्लियर है पॉइंट? तो अब लिखिए, फटाफट में लिखें आलोचना। लिखिए आलोचना। यह सरकार के अधिकारों को सीमित करता है। लिख लिया? दूसरा लिखिए, इसके कारण से सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में बाधा पहुंचती है। तीसरा लिखें, स्पष्टता की कमी क्लियर? चौथा लिखें, अस्थायित्व की कमी। लिख लिया? संसद मूलभूत अधिकारों को सीमित या खत्म कर सकता है। फिर लिखिए, आपातकाल की स्थिति में मूलभूत अधिकारों का प्रभाव निलंबित हो जाता है।
मूलभूत अधिकारों का प्रभाव निलंबित हो जाता है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में इसका उपचार काफी खर्चीला होता है, काफी खर्चीला होता है। लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए, निवारक निरोध की स्थिति में राज्य को अत्यंतिक एब्सोल्यूट अत्यंतिक अधिकार मिल जाते हैं। फिर लिखिए, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय सॉरी की व्याख्या में निरंतरता नहीं होती है, निरंतरता नहीं होती है। फिर हेडिंग दीजिए, मूलभूत अधिकार, सॉरी हेडिंग दीजिए, मूलभूत अधिकार नहीं, ऐसे अधिकार, सॉरी लिखिए, ऐसे अधिकार जो संविधान के भाग 3 के बाहर है। तो सबसे पहले इसमें आर्टिकल 265 लिखें। क्या लिखें? आर्टिकल 265 अनुच्छेद 265 लिखिए। बिना विधि के प्राधिकार के कर अधिरोपित नहीं किया जा सकता, लगाया नहीं जा सकता, कर अधिरोपित नहीं किया जा सकता। फिर लिखिए 300A लिखे, बिना विधि के प्राधिकार के किसी व्यक्ति को उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। फिर लिखिए अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 301 लिखें, भारत के राज क्षेत्र में व्यापार एवं उससे संबंधित आवाजाही का अधिकार होता है। क्लियर? फिर लिखिए अंतिम 326 लिखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा के
चुनाव में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिए गए हैं। लिख लिया? अब जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, ठीक है, मूलभूत अधिकार के बाद किसकी चर्चा करने जा रहा हूं मैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में समझे कि ये भारतीय संविधान का क्या है, एक नॉवेल फीचर है, एक अनोखा और विशिष्ट लक्षण है। पहली बात, इसमें एक चीज आप ये जान लो कि ये है क्या। जब भी, गौर करना मेरी बात को, जब भी कोई भी सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कोई भी नीतिगत फैसला लेने जा रही है, क्लियर, कोई कार्यक्रम ला रही है, कोई स्कीम ला रही है, तो इन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, डीपीएसपी का क्या करे, ख्याल करे। सबसे पहले ये आपको बता दूं कि भाग 4 में दिया गया है और अनुच्छेद 36 से लेके कहां तक दिया गया? 51 तक दिया गया। क्लियर? अब एक चीज ये आप समझे कि अनुच्छेद 36 में ये कहा गया है कि भाई जो राज्य शब्द है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, वो वैसा ही है जैसा कि अनुच्छेद 12 में फंडामेंटल राइट के लिए दिया गया था। हमने आपको बताया था कि जब राज्य की जो परिभाषा दी गई है, वो परिभाषा क्या दी गई है कि भाई राज्य में क्या होगा, केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका है, केंद्र स्तर पे जो आपकी विधायिका यानी संसद है, वो आएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि राज्य स्तर पर जो कार्यपालिका और विधायिका, वो, फिर मैंने बताया था आपको अदर अथॉरिटीज, और उससे पहले बताया था लोकल अथॉरिटीज, यानी कि स्थानीय निकाय, यानी कि नगर पालिका और पंचायती राज के जो अधिकारी है। और सबसे लास्ट में अदर अथॉरिटी, जिसमें मैंने बताया था जैसे LIC ऑफ इंडिया हो गई, GIC हो गई, यूनिवर्सिटी है, स्टेट के अंदर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। समझना, ये सारे राज्य के परिभाषा के तहत आते हैं। और उसी समय मैंने बताया था ये जो राज्य की परिभाषा दी जा रही है, ये भाग 3 के में जो मूलभूत अधिकार है उसके लिए तो है ही, साथ में भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके लिए भी है। क्लियर? उसके लिए भी है। और इस चीज को बिल्कुल स्पेसिफाइड कर दिया गया, बिल्कुल स्पष्ट तौर से कह दिया गया अनुच्छेद 36 में कि जो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है, वो पूरे के पूरे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि 36 से लेके 51 तक है, सब पर लागू होगा। ये पॉइंट क्लियर है? बताना बच्चों। अब एक चीज ध्यान देना कि ऐसी ही कुछ व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दी गई थी। किसमें दी गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दी गई थी। और ये क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक इंस्ट्रक्शन के समान था, निर्देश के समान था। और राज्यों में प्रांत स्तर पे जो कौन थे, गवर्नर थे, उनके लिए भी था। अच्छा, इस पूरे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एम क्या है? ठीक है, एम क्या है? एम ये है कि आपने देखा कि प्रियम्बल के अंदर जो न्याय की बात की गई थी, स्वतंत्रता की बात की गई थी, समानता की बात की गई थी, जो बंधुत्व की बात की गई थी, वो आखिर इस देश में, इस देश के समाज में क्या हो जाए, लागू हो जाए। और ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों रखा गया लक्ष्य? ठीक है, लक्ष्य इसलिए रखा गया कि जो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र है उसको बहाल किया जा सके। क्लियर? अब एक चीज ध्यान देना कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये वाद योग्य नहीं है। यानी कि यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को फॉलो नहीं करती है या नहीं मानती है, तो ऐसी स्थिति में न राज्य सरकार को ना ही केंद्र सरकार को आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय में घसीट सकते हैं। लेकिन हमने देखा
किसके मामले में? मूलभूत अधिकारों के मामले में, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दी गई है। यदि उसका उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत क्या कर सकता है? जा सकता है। तो जहां मूलभूत अधिकार वाद योग्य है, यहीं पर ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो वाद योग्य नहीं है। अब इस चीज को बिल्कुल सुस्पष्ट कर दिया गया अनुच्छेद 37 में, और उसमें यह कहा गया कि देखो कि एकदम स्पष्ट तौर से क्लियर कट लिखा हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं, ठीक है, वो अभिशासन या गवर्नेंस या राजकाज चलाने के मामले में क्या है? मूलभूत तो है, लेकिन यदि राज्य इसको फॉलो नहीं करती है तो ये वाद योग्य नहीं है। क्लियर? इसको लागू नहीं करवाया जा सकता है। लेकिन यदि राज्य चाहे तो कानून बना के इसको क्या कर सके? लागू कर सकती है। इज इट ओके? अब देखिए, तो एक चीज ध्यान देना कि हमने जब अनुच्छेद 31C पढ़ा था तो उसमें एक व्यवस्था दी गई थी कि यदि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए यदि संसद कोई कानून बनाती है और वो कानून यदि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन भी कर दे तब भी क्या रहेगा? वो लागू रहेगा। ये चर्चा की थी हमने। तो थोड़ा सा इतने को लिख लेते हैं और फिर मैं आपसे बाकी के और भी जो इसके अनुच्छेद हैं उसके ऊपर बारी बारी से चर्चा करता हूं। ठीक है? एक चीज ध्यान देना कि सारे के सारे 395 अनुच्छेद तो आपको याद नहीं करने हैं, लेकिन इतनी बात तय है कि 60 से 70 अनुच्छेद कुल मिला के आउट ऑफ 395 395 में से आपको करने ही करने होंगे, कोई उपाय नहीं है। ध्यान देना। तो जो महत्वपूर्ण है उसको सीधे तौर से डिस्कस करेंगे, उसके बारे में मैं लिखवाऊंगा भी, वरना जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है उसको स्किप करने में ही फायदा है। ठीक है? तो लिखिए, हेडिंग दे दो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और थोड़ा हाथ जल्दी चलाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिखिए। पहला पॉइंट, यह भारतीय संविधान का अनोखा एवं विशिष्ट लक्षण है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 36 में यह कहा गया है कि राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में दी गई है वह भी, देखो मैं थोड़ी सहूलियत के लिए इसको डीपीएसपी ही बोल देता हूं, आप लोग समझ लेना कि ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है? वरना 4 वर्ड लिखना पड़ेगा, 1 वर्ड से भी काम चला। क्लियर? तो वह डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर भी लागू होगा। लिख लिया? फिर लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, ऐसी ही व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र सरकार तथा राज्यपाल को निर्देश देकर था। नेक्स्ट लिखिए, इसका लक्ष्य
प्रस्तावना में दिए गए मूल्य, लिखा मूल्य, न्याय, कॉमा, स्वतंत्रता, कॉमा, समानता तथा बंधुत्व के लक्ष्य के बारे में है। नेक्स्ट लिखिए, इसके द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र को लागू किए जाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट लिखिए, यह वाद योग्य, लिखिए यह वाद योग्य नहीं होता है, यानी कि यह वाद योग्य नहीं होता है, यानी कि इसे लागू नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य को न्यायालय में घसीटा नहीं जा सकता, घसीटा नहीं जा सकता। लिख लिया? लिखिए, अनुच्छेद 37 के मुताबिक, लिखा अनुच्छेद 37 के मुताबिक यह वाद योग्य नहीं है, लेकिन लिखा लेकिन यह अभिशासन में मूलभूत है और सरकारों को इसे ध्यान में रखते हुए अपने नीतिगत फैसले तथा कानून बनाने होते हैं। क्लियर? लिखिए, अनुच्छेद 31 के तहत, नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 31 के तहत यह व्यवस्था है कि यदि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करना हो तो ऐसी स्थिति में
यदि अनुच्छेद 14 एवं 19 का उल्लंघन हो जाए तो इसे संविधान का के जगह के संविधान के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। देखिए, एक चीज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि देखिए, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दी गई है। हमने अनुच्छेद 36 देख लिया, हमने अनुच्छेद 37 भी देख लिया। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्या किया गया? वर्गीकृत किया गया, क्लासिफाई किया गया। कुछ जो है सामाजिकता से संबंधित है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, ठीक है, जिसमें कि सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने की बात की गई है या व्यवस्था की गई। कुछ जो प्रिंसिपल है उसको हम क्या कहते हैं? गांधीयन प्रिंसिपल कहते हैं, यानी कि गांधीवादी सिद्धांत है जिसको कि फॉलो किया गया। कुछ जो प्रिंसिपल है वो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल कहलाते हैं, उदारवादी, और जो पश्चिमी देशों के कुछ जो सिद्धांत है उसको क्या किया गया? इसमें फॉलो किया गया। अब एक चीज आप ये ध्यान देना कि जब मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई ये सब क्या है, सामाजिक सिद्धांत से संबंधित क्या है, आर्टिकल्स है, क्लियर, अनुच्छेद है, किसके अंदर? डीपीएसपी के अंदर, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट। तो हो सकता है कि 38, 39 के 39 और 39A के बाद सीधा 41 आ जाए, 41 के बाद 42, 43, 43A, 43A के बाद 47, ऐसे हो, क्लियर। और गांधीयन प्रिंसिपल के में जैसे 40 के बाद सीधे 43, 46। तो आप ये मत देखना कि भाई कि मैं सीक्वेंस में नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है। जितने भी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है उसको एक जगह, जितने भी गांधीयन प्रिंसिपल है गांधी से संबंधित है उसको एक जगह, और तीसरा जितने भी, ठीक है, तीसरा जो पश्चिमी उदारवादी सिद्धांत है उसको एक जगह। तो इस कंफ्यूजन में मत रहना कि ये भाई मैं क्यों नहीं सीक्वेंस में बता रहा हूं या क्लियर लिखवा रहा हूं। ये पॉइंट क्लियर है सभी का? ध्यान देना। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा आपको कि इसमें जो व्यवस्था है, व्यवस्था ये है कि आर्टिकल जैसे 38 किससे संबंधित है? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से संबंधित है। इसमें यह कहा गया कि राज्य क्या करेगी? कल्याण के लिए काम करेगी। और कल्याण के लिए काम क्यों करेगी? क्योंकि जो आर्थिक, सामाजिक और जो राजनीतिक न्याय है वो सुनिश्चित किया जा सके, और साथ में जो आय का नहीं, समाज के अंदर जो दर्जा है, जो सुविधाएं हैं और जो मौके हैं, उसमें जो असमानता है उस असमानता को क्या किया जाए? कम किया जा सके। क्लियर? तो लिखिए, राज्य के, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, समाजवादी सिद्धांत। दूसरा लिखिए, गांधीवादी सिद्धांत। तीसरा लिखें
पश्चिमी उदारवादी सिद्धांत, पश्चिमी उदारवादी सिद्धांत लिख लिया। अब लिखे नेक्स्ट, इसमें सबसे पहले लिखिए समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत। क्लियर? तो इसमें सबसे पहला है अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38। क्लियर? यह कल्याण को बढ़ावा देगा। किसको बढ़ावा देगा? कल्याण को बढ़ावा देगा, और इसके लिए न्याय लाएगा। ठीक है? और न्याय भी कैसा भाई? आर्थिक न्याय नहीं, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, और जो तीसरा है वो क्या है? राजनीतिक न्याय। क्या? राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। अब देखो, और साथ में ये कोशिश करेगा कि असमानता को कम किया जाए। और कैसी असमानता को कम किया जाए? ठीक है, पहला तो आय की असमानता को कम किया जाए। दूसरा क्या? कि जो दर्जा है, नहीं सामाजिक दर्जा, उसकी असमानता को, फिर जो सुविधाओं की असमानता है उसको कम किया जाए, और जो लास्ट में है जो अवसर की असमानता, अवसर की असमानता को क्या किया जाए? कम किया जाए। ठीक है, बोलिए, बताना बच्चों। अब एक चीज ध्यान दो कि ये कहा जा रहा है, नेक्स्ट जो अब बारी आती है वो आर्टिकल 39 की, यानी कि 39 की। इसमें कहा जा रहा है कि जितने भी नागरिक हों, ठीक है, उनको पर्याप्त क्या हो? जीविकोपार्जन मिले। पहली बात मतलब वो कमा सकें और फिर अपने जीवन स्तर को बेहतर कर सकें, और जो मटेरियल वेल्थ है, मटेरियल वेल्थ कहने का मतलब जैसे खनिज संपदा है, ठीक है, भूमि है, ठीक है, संपत्ति है, उसका क्या हो? बराबरी से बंटवारा हो, और किसी एक के हाथ में जो धन संपदा है उसका कंसंट्रेशन ना हो, किसी एक के हाथ में ना हो। और साथ में क्या किया जाए? पुरुष हो या महिला हो, सभी को एक समान कार्य के लिए क्या दिया जाए? एक समान वेतन दिया जाए। फिर इसमें और भी जो व्यवस्थाएं हैं कि भाई बच्चों को यदि प्रताड़ित किया जाता है या उनका क्या किया जाता है? दुरुपयोग किया जाता है, तो इस चीज को क्या किया जाए? रोका जाए। ये राज्य का कर्तव्य है। और साथ में राज्य क्या करे? बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए मौके को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे। क्लियर है पॉइंट? बताना। तो नेक्स्ट जो बारी आती है वो अनुच्छेद 39 की। किसकी? अनुच्छेद 39 की। क्लियर? इसमें बारी बारी से देखें कि सभी नागरिकों को पर्याप्त जीविकोपार्जन मिले। पहली बात, पर्याप्त क्या मिले? जीविकोपार्जन मिले। दूसरा लिखिए, भौतिक संपत्ति का समान
बंटवारा हो, भौतिक संपत्ति का क्या हो, समान बंटवारा हो, और संपत्ति किसी एक व्यक्ति या वर्ग में सीमित ना हो, क्या ना हो, सीमित ना हो। फिर लिखिए पुरुषों एवं महिलाओं को एक समान काम के लिए समान वेतन मिले। ठीक है, एक समान कार्य के लिए क्या मिले, एक समान। और लिखिए बच्चों का बलात् या जबरन बलात् दुरुपयोग ना हो, क्या ना हो, बलात् दुरुपयोग ना हो, और बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए बेहतर अवसर हो। ठीक है, बेहतर अवसर हो। क्लियर। नेक्स्ट इसी में है एक जो बाद में जोड़ा गया, वो क्या है, 39A। 39A में ये व्यवस्था की गई कि समान न्याय मिले। ठीक है, और जो गरीब है उसको इस वास्ते क्या मिले, फ्री लीगल एड, यानी कि निशुल्क कानूनी सहायता दी जाए। क्योंकि गरीब लोग यदि अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, अपने मुकदमे की पैरवी के लिए वकील को नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो उनके लिए आर्थिक रूप से वहन योग्य नहीं है, मतलब एफोर्डेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्य की यह दायित्व बनती है कि उनके लिए क्या दे, फ्री लीगल एड दे या निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करे। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट अनुच्छेद 39A, इसमें दो बातें हैं, लिखिए समान न्याय को बढ़ावा दी जाए, बढ़ावा दी जाए। फिर लिखिए साथ में गरीब को पर्याप्त एवं निशुल्क कानूनी सहायता दी जाए। क्लियर, निशुल्क कानूनी सहायता दी जाए। अब देखिए नेक्स्ट जो सोशलिस्टिक वाला है या सामाजिक सिद्धांत से संबंधित जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, वो अनुच्छेद 41 है। इसमें यह कहा गया कि राज्य ये सुनिश्चित करे कि सभी को कार्य करने का अधिकार मिले। ठीक है, काम का अधिकार मिले, सभी को शिक्षा का अधिकार मिले, और जो सरकार है, ठीक है, वो बीमार, ध्यान देना, बीमार, अनएम्प्लॉयड यानी कि जो बेरोजगार हैं, जो असक्षम है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, और जो वृद्ध हैं, उनको क्या दे, सरकारी सहायता दे। क्लियर। तो ये देखिए समाज के कल्याण के लिए ये सारे के सारे हैं। तो अनुच्छेद 41 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है कि राज्य सुनिश्चित करे, राज्य क्या करे, सुनिश्चित करे
क्या सुनिश्चित करे? पहला, काम का अधिकार। पहला क्या सुनिश्चित करे? काम का अधिकार। दूसरा, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और फिर राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, यानी कि लोक सहायता। लोक सहायता का मतलब सरकारी सहायता का अधिकार। अच्छा, ये लोक सहायता का अधिकार किसको किसको मिले? बीमार को नहीं, बेरोजगार को, वृद्ध को, ध्यान देना, वृद्ध को, अक्षम, क्लियर, जो किस रूप से? शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। और इसके अलावा जो ये चार को क्या मिले? लोक सहायता मिले। देखिए ये तरीका क्या है? फ्लो चार्ट का, क्लियर। और यदि इस ढंग से आप अपने सारे नोट्स बनाते हैं, ध्यान देना, किसी भी जीएस पेपर के लिए, तो मैं बता दूं, आपकी रिवीजन यदि किसी एक चैप्टर की 1 घंटे में होती है तो वो 10 मिनट के अंदर हो जाएगी। क्योंकि ऐसे फ्लो चार्ट को बनाने से क्या होता है कि आपको कोई किसी भी चीज को पढ़ना नहीं पड़ता, एट ए ग्लांस, एक नजर में आप देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा ये पॉइंट है, दैट्स ऑल, क्लियर। और पॉइंट्स ही तो याद रखने हैं, बाकी का व्याख्या तो आप खुद से लिखोगे। मेंस के अंदर की बात कर लो, या जो व्याख्या है वो ऑप्शन जब दी जाएगी एमसीक्यू के अंदर तो उसको खुद से आप समझेंगे, क्लियर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 42 का, ठीक है। अनुच्छेद 42 में ये कहा गया, ठीक है, कि जो वर्किंग कंडीशन होगा, ठीक है, जो वर्किंग कंडीशन होगा वो क्या होगा? जस्ट होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए और मानवीय होना चाहिए। ये नहीं कि किसी गंदे और फ्लिदी एनवायरनमेंट में आपको काम करने को मजबूर किया जाए, ठीक है। और साथ में जो मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि गर्भावस्था में क्या मिले? सहायता मिले, ठीक है, राहत मिले, और आपको काम उस समय करने के लिए मजबूर ना किया जाए, ठीक है। चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि निजी कोई संस्था हो या फिर आपका जो सरकारी संस्था हो। अब फिर अनुच्छेद 43 की बात कर लें, पहले समझ लेते हैं। तो उसमें ये व्यवस्था की गई है कि जो वर्कर्स हैं, जो श्रमिक हैं, उनको पर्याप्त क्या मिले? श्रम मिले, वेतन मिले, ठीक है। और उनके जीवन के रहन सहन का स्तर डिसेंट हो, अच्छा हो, और साथ में उनको सामाजिक एवं सांस्कृतिक, क्लियर, मौके भी मिले अपने जीवन को अच्छा रखने के लिए। ये अनुच्छेद 43 कहता है। और फिर 43A को जोड़ा गया और उसमें ये व्यवस्था की गई कि जो वर्कर्स हैं, जो श्रमिक हैं, वो किसी भी उद्योग का जो प्रबंधन है उस प्रबंधन में क्या हो सके? भागीदार हो सके। और एक तरफ प्रबंधन और दूसरी तरफ जो श्रमिकों के नुमाइंदे या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है या उनके जो प्रतिनिधि हैं वो क्या करें? भागीदार हो। और लास्ट में यदि हम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल या सामाजिक सिद्धांत की यदि बात करते हैं तो आर्टिकल 47 है, और इसमें यह कहा गया कि लोगों का जो न्यूट्रिशनल लेवल है, ठीक है, जो पोषण के स्तर है, पब्लिक हेल्थ है, लोक स्वास्थ्य, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी वर्ग का नहीं, यानी कि पूरे समाज का जो स्वास्थ्य है, और साथ में उनके जीवन का जो रहन सहन का स्तर है उसमें क्या की जाए? सुधार हो, क्लियर। तो लिखिए अनुच्छेद 42, नेक्स्ट लिखिए अनुच्छेद 42। इस अनुच्छेद के तहत लिखिए सरकार ऐसे
प्रावधान करे, क्लियर, क्या करे, ऐसे प्रावधान करे जिससे कार्य स्थल क्या हो, न्यायपूर्ण एवं मानवीय हो, न्यायपूर्ण हो और मानवीय हो, और साथ में, क्लियर, गर्भ धारण के दौरान कार्य से राहत हो, क्या हो, कार्य से राहत हो, क्लियर। अब जो नेक्स्ट बारी आती है अनुच्छेद 43 की, अनुच्छेद 43 की, लिखिए अनुच्छेद 43, ध्यान देना, लिखिए राज्य यह सुनिश्चित करे कि, ठीक है, क्या सुनिश्चित करे, पहला कि श्रमिकों को, ठीक है, श्रमिकों को क्या मिले, पर्याप्त मजदूरी, क्या मिले, पर्याप्त मजदूरी मिले, और उनके रहन सहन का स्तर बेहतर हो, रहन सहन का स्तर क्या हो, बेहतर हो, और सामाजिक एवं राजनीतिक मौके या अवसर हो, क्लियर, जीवन का आनंद लेने के लिए, जीवन का आनंद लेने के लिए, क्लियर। फिर लिखिए नेक्स्ट, ये लिख लिया बच्चों, फटाफट जवाब देना, क्लियर, दिस पॉइंट यू डोंट। अब लिखिए नेक्स्ट अनुच्छेद 43A की बात की जाए, 43A, क्लियर। इसमें लिखिए उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी हो, किसकी भागीदारी हो, श्रमिकों की। और जो लास्ट है वो अनुच्छेद 47 राज्य बेहतर करे, किस चीज को बेहतर करे, पहला पोषण के स्तर को, दूसरा पब्लिक हेल्थ को, लोक स्वास्थ्य को, क्लियर, और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, रहन सहन के स्तर को, क्लियर। अब देखिए ये सारे क्या थे, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल थे, यानी कि सामाजिक थे।
अब नेक्स्ट जो बारी आती है गांधीयन प्रिंसिपल। अच्छा, गांधीयन प्रिंसिपल, गांधी की जो अवधारणा थी, उनकी जो सोच थी या उनके जो सपने थे, उसको साकार करने के लिए उसको जगह दी गई है कहां पर? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है, सबसे पहले अनुच्छेद 40 ये कहता है, क्लियर, या सशक्तिकृत करता है कि भाई पंचायती राज क्या लाया जाए? संस्थाएं लाई जाए। फिर दूसरा जो है गांधीयन प्रिंसिपल, वो आर्टिकल 43 या अनुच्छेद 43 में दिख जाएगा कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है, क्लियर, या छोटे उद्योग जो है, उसको क्या किया जाए? प्रोत्साहन दिया जाए। आर्टिकल 46 है इसके बाद कि भाई जो SC ST है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, या जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, उनके आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों को क्या किया जाए? बढ़ावा दिया जाए। और साथ में यदि कोई सामाजिक अन्याय या उनका क्या हो रहा है? एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका दोहन किया जा रहा है, तो उसको रोका जाए। यह अनुच्छेद 46 में दिया गया। फिर एक अनुच्छेद 47 है, 47, ठीक है, उसमें यह कहा गया कि भाई जो ड्रिंक्स है, यानी कि जो शराब है, जो मादक द्रव्य है, ठीक है, उनके खपत को क्या किया जाए? प्रतिबंध लगाया जाए। और देखो कुछ राज्य सरकारों ने किया हुआ है, जैसे गुजरात की बात कर ली जाए, बिहार की बात की जा रही है, तो यहाँ पर मतलब पूर्ण मद्यपान निषेध है, यहाँ पर आप शराब नहीं पी सकते। इज इट ओके? तो राज्य ऐसा कर सकती है क्योंकि अनुच्छेद 47 क्या करता है? इसकी इजाजत देता है, और यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत ऐसी व्यवस्था की गई है। और फिर अनुच्छेद 48 की यदि बात की जाए तो गाय, ठीक है, मवेशी या ड्रॉट पुलर्स का कहने का मतलब माल ढोने वाले जो जानवर है, जानवर है, ठीक है, उनके स्लॉटर पे, मतलब उनकी जो हत्या की जा रही है, उसको जो काटा जा रहा है, उसको क्या किया जाए? प्रतिबंधित किया जाए। और उनकी जो ब्रीड है, नस्ल है, ठीक है, उसको बेहतर किया जाए। और नस्ल को बेहतर करने के लिए जो कहते हैं कि साइंटिफिक सेमिनेशन जैसी चीज, यदि वैज्ञानिक तौर तरीके अपना के उनके नस्ल को क्या किया जाए? बेहतर किया जाए। तो ये क्या है? गांधीयन प्रिंसिपल है। ठीक है, और पहले इतना लिख लेते हैं, लिखिए, हेडिंग दीजिए गांधीवादी सिद्धांत। क्लियर? अब इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, गांधीवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत को गांधी की अवधारणा एवं सपनों को साकार करने के लिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में रखा गया है। सबसे देखिए अनुच्छेद 40, कौन सा? अनुच्छेद 40 लिखिए, यह पंचायती राज से संबंधित संस्थाओं या संस्था को स्थापित करने। क्लियर? नेक्स्ट है अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43, क्लियर, छोटे एवं मझौले उद्योग को
को प्रोत्साहन दिया जाए। क्लियर? फिर लिखिए अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46। इसके तहत आप ये समझिए कि जो SC ST और वीकर सेक्शन है, यानी कि SC ST और कमजोर वर्ग, ठीक है, SC ST एवं कमजोर वर्ग, इसके आर्थिक, ध्यान देना, आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों, इसके आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों को बढ़ावा दिया जाए। ये राज्य की क्या बनती है? जिम्मेदारी बनती है। और साथ में इनके साथ, ठीक है, साथ में आप समझिए जो इनजस्टिस हो रही है, ठीक है, सामाजिक अन्याय, क्लियर, सामाजिक अन्याय और जो दोहन है, इसे रोका जाए। इसे क्या किया जाए? रोका जाए। नेक्स्ट जो बारी आती है अनुच्छेद 47 की, किसकी? अनुच्छेद 47। लिखिए अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 के अंदर ये कहा गया है कि जो मादक द्रव्य है, क्लियर, और मादक द्रव्य और दूसरी तरफ जो ड्रग्स होते हैं, इनकी खपत को प्रतिबंधित किया जाए, इसको प्रतिषेध किया जाए। क्लियर? लिखिए मादक द्रव्य तथा, क्लियर, ड्रग्स, या जिसको कहते हैं मादक पदार्थ, ठीक है, मादक पदार्थ के उपभोग पर, मादक पदार्थ के उपभोग पर प्रतिबंध लगाए। क्लियर? क्या करें? प्रतिबंध लगाए। और अनुच्छेद 48 की यदि बात की जाए, और ये याद रखना पड़ेगा बच्चों, जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, अनुच्छेद 48 की यदि बात की जाए तो गाय, मवेशी नहीं, दूध देने वाले जानवर या माल ढोने वाले जानवर, ध्यान देना, इनके हत्या पर रोक, पहली बात। दूसरी बात, इनके नस्ल को बेहतर करने की कोशिश किसको करनी है भैया? राज्य को करनी है। किसको करनी है? राज्य को। तो हमने अभी तक क्या देखा कि समाज से संबंधित, ठीक है, दूसरा देखा गांधीयन प्रिंसिपल को। अब जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो भाई वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल की, मतलब जो पश्चिमी दुनिया के देश हैं और उनकी जो उदारवादी सिद्धांत है उसको भी जगह दी गई है हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। जैसे अनुच्छेद 44 की यदि बात की जाए
तो एक समान सिविल संहिता की व्यवस्था की जाए, नहीं ऐसा अपेक्षा है। और समय समय पे सर्वोच्च न्यायालय या दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि समान नागरिक संहिता हो। अच्छा, समान नागरिक संहिता जब आप कहते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि जो विवाह है, जो जन्म है, या ऐसे कुछ जो परिवार के जो मतलब त्योहार या संस्कार जो किए जाते हैं उसमें समानता हो, ठीक है। यानी कि विवाह विच्छेद, क्लियर, और जो पद्धति है उसको सारे धर्मों के लिए अलग अलग ना होके एक जैसा हो। भारत में एकमात्र गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर समान सिविल संहिता क्या है, लागू है, क्लियर। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि गुजरात में इलेक्शन होने वाला है, तो वहां पर बीजेपी ने इस बात को रखा है कि भाई समान सिविल संहिता लाई जाए, क्लियर। नेक्स्ट, अनुच्छेद 45 की यदि बात की जाए तो वही बच्चों को अर्ली चाइल्ड केयर दिया जाए, यानी कि उसके बचपन में शुरुआती दिनों में ही क्या दिया जाए, उसको केयर दिया जाए, ठीक है, और साथ में उनको शिक्षा प्रदान की जाए। फिर नेक्स्ट जो बारी आती है अनुच्छेद 48 की, क्लियर, कि जो कृषि है और जो पशुपालन है वो आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर किया जाए। और इसके बाद एक अनुच्छेद 48A जोड़ा गया कि भाई इन्वायरमेंट को यानी पर्यावरण को रक्षित किया जाए, उसको बेहतर किया जाए, और साथ में वन्य जीवन, क्लियर, और पशुधन, इनको प्रोटेक्ट किया जाए, इसका रक्षोपाय किया जाए। फिर बारी आती है अनुच्छेद 49 की, क्लियर, और जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो पुराने जो इमारतें हैं, ठीक है, जगह है या कोई वस्तु है जिसका कि कुछ अपना ऐतिहासिक महत्व हो, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए, क्लियर। नेक्स्ट जो बारी आती है अनुच्छेद 50 का, ठीक है। अनुच्छेद 50 में ये दिया गया कि एग्जीक्यूटिव को किससे अलग रखा जाए, जुडिशरी से अलग रखा जाए, खास करके स्टेट पब्लिक सर्विस की, यानी कि राज्य या केंद्र सरकार की जो अपनी सेवा है उसमें। अब इसमें एक चीज समझिए कि जब हमें आज़ादी मिली थी उससे पहले जो व्यवस्था थी वो मैं आपको बता दूं। उससे पहले ये व्यवस्था थी कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम करता था, यानी कि जुडिशरी का भी वर्क वही संभालता और एग्जीक्यूटिव का भी वर्क वही संभालता। वो एक न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में भी काम करता, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम करता कानून को लागू करवाने के लिए और कानून के फैसले। लेकिन जब हमें आज़ादी मिली और हम जानते हैं कि शक्ति का क्या किया गया, बंटवारा किया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर है, पृथकीकरण कह लीजिए। तो जब पृथकीकरण किया गया तो उसमें जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अलग कर दिया गया और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अलग कर दिया गया। नहीं, कार्यपालिक दंडाधिकारी को अधिकार किसको दे दिया गया, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीएम जिसको कहते हैं। और न्यायपालिका से संबंधित जो है न्यायपालिक दंडाधिकारी होते हैं, वो कानूनी चीजों को या न्यायालय के उसके कार्यों को देखते हैं। तो इस ढंग से कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर की गई। कार्यपालिका को किससे अलग कर दिया गया, तो न्यायपालिका से। और इस मामले में जो अंतिम है, ठीक है, कि भाई अनुच्छेद 51, ठीक है, अनुच्छेद 51 में ये व्यवस्था की गई है कि प्रमोट करे, क्लियर, ये राज्य की जिम्मेदारी है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे और साथ में दूसरे देशों के साथ सम्मानपूर्ण रिश्ता बना के रखे। ध्यान देना, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून हो, कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई आपकी ऑब्लिगेशन हो जिसको आपको पूरा करना ही करना है, तो ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज का वो क्या करे, रिस्पेक्ट करे, क्लियर, और साथ में इनकरेज करे डिस्प्यूट सेटलमेंट को, क्लियर, कि यदि जैसे देखो अभी रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है और भारत का जो रवैया रहा है फरवरी के महीने से ही आप देख लीजिए,
वो कह रहा है, मोटे तौर से तटस्थ रहा है। वो शुरुआत से ही भारत सरकार अपील कर रही है किसको, रूस को और यूक्रेन को, कि यदि कोई आपसी मसले हैं और युद्ध ना करके आप क्या करें, आपसी बातचीत से इसे सुलझाएं। तो ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अनुच्छेद 51 के तहत केंद्र सरकार को दी गई है, राज्य सरकारों को दी गई है कि वो ऐसा करे। और ऐसा यदि मोदी जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है तो संविधान के अंदर जो कुछ भी ऑब्लिगेशन दी गई है सरकार को, सरकार उसको पूरा कर रही है। इसमें हर चीज में राजनीति जैसी चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूं कि ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे आपके। अब लिखिए, इसको लिखिए और हेडिंग दे, पश्चिमी उदारवादी सिद्धांत। पश्चिमी उदारवादी सिद्धांत। क्लियर? पश्चिमी उदारवादी सिद्धांत लिखिए। पहला, अनुच्छेद 44, इसमें समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता सुनिश्चित की जाए। क्लियर? फिर लिखिए अनुच्छेद 45, यह अपेक्षाकर्ता की बच्चों को शुरुआती देखरेख तथा शिक्षा प्रदान करे। फिर लिखिए अनुच्छेद 48, लिखिए अनुच्छेद 48, राज्य यह व्यवस्था करे कि कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक आधार पर की जाए। फिर लिखिए अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 48A। क्लियर? लिखिए पर्यावरण को रक्षा करने तथा बेहतर करने और साथ में वनों तथा वन्य जीवों को सरकार संरक्षित करे। लिखिए, फिर लिखें अनुच्छेद 49, 49, अनुच्छेद 49, 49, राज्य सरकार ऐतिहासिक महत्व
लिख लिया, के स्थान कॉमा वस्तुओं तथा स्मारकों का संरक्षण करे। फिर लिखिए अनुच्छेद 50 लिखिए, राज्य लोक सेवा से संबंधित न्यायपालिका एवं कार्यपालिका में शक्ति का पृथकीकरण हो। फिर लिखे नेक्स्ट, अनुच्छेद 51 क्लियर। लिखिए पहला इसमें अंतर्राष्ट्रीय, इसमें पहला लिखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा। दूसरा लिखें राष्ट्रों के बीच सम्मान पूर्वक संबंधों को बनाए रखे। क्लियर। फिर लिखें अंतर्राष्ट्रीय कानून कॉमा समझौते से संबंधित विधि क्लियर का सम्मान किया जाए। लिख लिया। फिर लिखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के निपटारे के लिए बातचीत का मार्ग अपनाया जाए। बातचीत का मार्ग अपनाया जाए। लिखिए यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब एक चीज चर्चा का विषय है, हमने आपसे चर्चा की थी कि अनुच्छेद 37 में यह स्पष्ट तौर से दिया गया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये वाद योग नहीं है, मतलब नॉन जस्टिसेबल है, इसको लागू नहीं किया जा सकता। मतलब लागू किया जाता है लेकिन लागू करवाया नहीं जा सकता है। यदि कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसको लागू ना करे तो ऐसी स्थिति में आप उसको न्यायालय में घसीट नहीं सकते। क्लियर। ये अलबत्ता अलग बात है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करती है इन जनरल कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का क्या हो उल्लंघन हो या उसको फॉलो ना करे या उसका पालन ना करे। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो उनको जनता का डर जरूर होता है कि अगले 5 साल के बाद, ठीक है, इन्हीं के मैंडेट से, जनादेश से ही फिर से हमारी सरकार बनेगी। तो राजनीतिक इरादा कुछ भी हो, राजनीतिक मंशा कुछ भी हो, ध्यान देना, लेकिन मजबूरन ही सही, चुनाव के ही समय सही या इन बिटवीन ही सही, क्लियर, दो चुनाव के बीच में ही सही, सरकारों को